बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। AKU EB एजुकेशनल सीरीज़ की हम लोग अभी तक जो वीडियोस डिस्कस कर रहे थे उनमें वी हैव डिस्कस अबाउट टॉपिक 1 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक 7। टॉपिक 7 के एसएलओज आप लोगों के सामने यहाँ पे मेंशन किए हैं। रिवर्सिबल एंड रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम, Le Chatelier principle and its application, then solubility product and precipitation reaction, and the last one is the common ion effect। तो 7.1 से स्टार्ट करते हैं। 7.1 में हमें क्या पढ़ना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी एक्सप्रेशन का कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स और मोल फ्रैक्शन किस तरीके से होगा, और डिटरमिन एक्सप्रेशन फॉर रिएक्शन कोडेंट के हवाले से, और रिलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद द रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, और आखिरी चीज है कि एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ द केस। तो आइए डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम का फ्रॉम द definition of reversible reactions, what are the reversible reactions? Reversible reactions are those which can proceed in both forward and backward direction, ठीक है जी। ऐसे रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो सकते हैं उनको रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम दिया जा सकता है। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट्स आर नेवर consumed completely। रिएक्टेंट्स की अमाउंट कभी भी कंप्लीटली तौर पे ख़त्म नहीं होती, कुछ ना कुछ अमाउंट बाकी रहती है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन डिस्कस करें, लेट्स सपोज अ रिएक्शन इन विच a reactant A is involving in the reaction with the another reactant B। तो अगर यहाँ पे C और D की फॉर्मेशन हो तो ये एक रिएक्शन है। रिएक्शन किसे कहते हैं? जिसमें केमिकल चेंजेस आए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। अब केमिकल चेंजेस जो आते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी पढ़े जा सकते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी पढ़े जा सकते हैं। अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इट मीन्स कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, और जब ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा तो इसको फिर डबल साइडेड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। There are some conditions for the reversible reactions. There are some conditions for reversible reactions. The first condition is the reaction should be carried out reaction should be carried out in a closed system ठीक है जी।
ये बात क्यों पढ़ी जाती है कि द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम, वो इस वजह से कि लेट सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से। अब इस कंटेनर में अगर मैं इसको यहाँ से क्लोज कंसीडर करूँ, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हुआ जिसमें रिएक्टेंट ए और बी मिलकर सी और डी की फॉर्मेशन करवा रहे हैं, तो सी और डी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे और बनने के बावजूद वो इसी कंटेनर में मौजूद रहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा कंटेनर मौजूद है कि जो क्लोज नहीं हो, वो ओपन कंटेनर कहलाया जाए अगर, तो रिएक्टेंट्स जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, escape, molecules will escape। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बाकी ही नहीं रहेंगे तो वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो रिएक्टेंट को वापस से प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना जरूरी है एक रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो हमारे पास ये कंडीशन पड़ी जाती है कि द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम, द रिएक्शन शुड बी कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम। द सेकंड कंडीशन इज होमोजेनस मिक्सचर, या फिर आप कह लें होमोजेनस इक्विलिब्रियम, कि द रिएक्शन मिक्सचर शुड बी अ होमोजेनस मिक्सचर, द रिएक्शन मिक्सचर शुड बी अ होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर से क्या मुराद, होमोजेनस मिक्सचर से इस वक्त ये मुराद हम लोग लेंगे कि गैशियस इक्विलिब्रियम अगर हमारे पास मौजूद है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है। aqueous solution का इक्विलिब्रियम, so they will be counted as a reversible reaction। और अगर हमारे पास प्योर लिक्विड्स या सॉलिड्स हों, प्योर लिक्विड्स या फिर सॉलिड्स हों, तो दे आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। ये हो गई सेकंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड कंडीशन ये बनती है कि the equilibrium should be dynamic in nature, dynamic equilibrium should be there। डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या मतलब है, डायनामिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये बनती है कि आपके पास जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो, और साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चलता रहे, और दोनों डायरेक्शन में होने वाले रिएक्शन की जो स्पीड है वो इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए हम ये लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस should be carried out
एट इक्वल रेट। तो देखिए यहाँ पे दो बात है। पहली बात तो ये कि आपने सबसे पहले तो ये अज्यूम करना है कि इक्विलिब्रियम से हरगिज मुराद ये नहीं होती कि जो रिएक्शन है वो रुक जाएगा। ठीक है, हमें रिएक्शन में फर्दर कोई चेंज अज्यूम करने को नहीं मिलेगा, जिसका रीजन ये पेश किया जाता है कि दोनों साइड्स यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो रिएक्शन है उनकी स्पीड इक्वल हो गई है। तो जिस इस स्पीड से, जिस तेजी के साथ आपके पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल उतनी ही तेजी के साथ प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी तेजी के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उतनी ही तेजी से ये जो प्रोडक्ट है वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट द एंड हमें ओवरऑल कोई चेंज अज्यूम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि पहले जमाने में ऐसा कहा जाता था कि एट इक्विलिब्रियम ऑपोजिट रिएक्शन बिकम्स सीज्ड। एट इक्विलिब्रियम opposite reactions become cease, यानी कि ऑपोजिट रिएक्शन रुक जाते हैं इक्विलिब्रियम पे। बाद में इस कॉन्सेप्ट को डिनाई किया गया और कहा गया कि इक्विलिब्रियम से मुराद एक ऐसा पॉइंट होता है कि जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड इक्वल हो जाती है। ठीक है जी। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड कहें या फिर वेलोसिटी कहें या फिर रेट कहें। द स्पीड, द रेट, द वेलोसिटी, all these three are same in chemistry. So all these three are equal for forward and backward reaction. फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में जो आपके पास स्पीड है, वेलोसिटी है और जो रेट है वो इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे इस बात को जहन में रखिएगा कि कंसंट्रेशन का इक्वल होना कोई कंडीशन नहीं है इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है जी। अब जरा देखिए एसएलओस को वापस से। तो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की टर्म हमने पढ़ी, डायनामिक इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर गिवन रिएक्शंस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को डिस्कस करने के लिए एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होना चाहिए। सो लेट सपोज के m moles of A reacts with n moles of B to produce x moles of C and y moles of D। यह हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन आ गया। ठीक है जी। अब इस रिएक्शन में एक होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन और एक होगा बैकवर्ड डायरेक्शन का रिएक्शन। सो इनिशियली वी आर कंसिडरिंग फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को किस तरीके से डिस्कस करें, तो रेट को डिस्कस करने के लिए हमें पढ़ना होता है एक लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरीके से आती है कि द रेट एट विच a substance react is proportional to its active mass. The rate at which a substance react is proportional to its active mass and the rate of reaction
ठीक है, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the product of the active masses of the reactants। ये हमारे पास आ गई लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट। अब देखें, इस स्टेटमेंट के दो पार्ट्स हैं। एक में इंडिविजुअल सब्सटेंस की रिएक्शन रेट की बात हुई है और दूसरे में जो है कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन की बात हुई है। लेकिन दोनों बातें ये कह रही हैं कि द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास एंड एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि द कंसंट्रेशन उस यूनिट इज इन मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। हम लोग सिर्फ उन्हीं कंसंट्रेशंस को डिस्कस करेंगे जिनका यूनिट मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में होगा। जिनका यूनिट नहीं होगा मोल्स पर डीएम क्यूब में, या तो उनको कन्वर्ट किया जाएगा या फिर उनका डिस्कशन ही अवॉइड किया जाएगा अपने यहाँ से। अच्छा जी, वापस से आते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के हवाले से बात हो रही थी। जो इक्वेशन हमारे सामने है उस इक्वेशन को देखते हुए अगर हम रेट एक्सप्रेशंस बनाएं, सो फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन द रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। इस बात का ध्यान रखा जाए कि आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो एक्सपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है, यानी कि m मोल्स और n मोल्स जो हैं कोफिशिएंट में आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान हम लोगों ने रखना है। अब इसी तरीके से ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनी है, इस एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखा जाए तो हमारे पास एक्सप्रेशन में ये कहा जा रहा है कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो रेट कांस्टेंट आएगा, एंड फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट को हम लोग KF से डिनोट कर देंगे। तो रेट एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगी जैसे कि इस वक्त आप लोग की स्क्रीन पर मौजूद है। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए देखा जाए, सो फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन आप देख सकते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट C और D दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन लिखें तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ C एंड द एक्टिव मास ऑफ D। दोनों की कोफिशिएंट जो है उनकी एक्सपोनेंट की सूरत में लिख दिए जाएंगे। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, रेट कांस्टेंट आया K और K को हमने डिनोट किया KB ताकि वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को डिनोट कर सके। तो हमारे पास अब बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट एक्सप्रेशन आ चुकी है। फॉरवर्ड रिएक्शन की ऑलरेडी हमने ऊपर यहाँ पे मेंशन की थी और ये हो गई बैकवर्ड रिएक्शन की रेट एक्सप्रेशन। हम जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन will be equal to the rate of the backward reaction। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऊपर लिखा है KF इंटू दी A पावर M B पावर N, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखा है KB इंटू C पावर X एंड D पावर Y। तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे दोनों की रेट एक्सप्रेशन को हमने मेंशन कर दिया कि इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि भाई कांस्टेंट्स को एक जगह पर और कंसंट्रेशंस को एक जगह पर लिख देते हैं। तो KB दूसरी जाने पर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये रेशो बना KF ओवर KB, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास रेशो बना CD और AB का। अच्छा, इस बात को जहन में रखिएगा कि ये हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कि जब भी दो कांस्टेंट्स का रेशो या प्रोडक्ट लिया जाता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो यहाँ पे KF और KB दोनों कांस्टेंट्स ही तो है ना, इनका रेशो जो होगा वो एक नया कांस्टेंट लाएगा।
और नए कांस्टेंट को हम क्या कहें, नए कांस्टेंट को हम कह देते हैं के सी। के सी में सी रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन को, कि दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बीइंग डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। और हमारे पास एक्सप्रेशन को हमने जब लिखा तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट एज इट इज आया, जिसको जनरलाइज अगर हम करें, ठीक है, जनरलाइज करते हैं तो सी डी रिएक्शन का प्रोडक्ट था और ए बी रिएक्शन का रिएक्टेंट था। तो ये बनेगा कि के सी इज इक्वल्स टू दी रेशो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अपनी बात को हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली ये बात आप लोग को समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए, मज़ा आया, तो ज़रूर जो है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।